साल 2001 में ऑपरेशन वेस्ट एंड से इंडियन पॉलिटिक्स में बवाल मचाने वाली और इंडियन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को नई पहचान देने वाली संस्थान तहलका के संस्थापक तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेक्सुअल हरासमेंट के गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया है। साल 2013 के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने 2021 में सेशंस कोर्ट के फैसले को पूरी तरह पलटते हुए तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई है और सरेंडर करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। करीब 13 साल पहले गोवा के एक 5 स्टार होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल पर अपनी ही एक जूनियर महिला सहकर्मी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट और दुष्कर्म का आरोप लगा था। तो आखिर 2013 की उस रात को क्या हुआ था? 2021 में सेशंस कोर्ट ने उन्हें क्यों बरी कर दिया? हाई कोर्ट ने आखिर किन आधारों पर इस फैसले को पलट दिया और इस मामले की पूरी कहानी क्या है, यही इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हैं जिस्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने तहलका के फाउंडर तरुण तेजपाल को साल 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराते हुए 2021 में सेशंस कोर्ट से दिए हुए बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया है और तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने माना कि निचली अदालत ने सबूतों और गवाहों के बयान का सही तरीके से इवैल्यूएशन नहीं किया। अदालत ने तरुण तेजपाल को इंडियन पीनल कोड यानी IPC की उन धाराओं के तहत दोषी पाया जो पद का दुरुपयोग करके रेप, सेक्सुअल हरासमेंट और क्राइम अगेंस्ट वुमेन से संबंधित है। फैसला सुनाते समय अदालत ने तरुण तेजपाल को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने को कहा था, लेकिन उनके वकीलों की अर्जी के बाद इस अवधि को 4 हफ्ते में बदल दिया गया है। सुनवाई के दौरान प्रोसिक्यूशन के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उन्हें तुरंत हिरासत में लेने की मांग की थी, लेकिन अब उनके पास सरेंडर करने के लिए 4 हफ्ते हैं। गोवा के एक 5 स्टार होटल में हुई कथित घटना के बाद दर्ज FIR, सालों तक चली जांच, 2018 में शुरू हुए ट्रायल और 2021 में आए बरी करने के फैसले के बाद आखिरकार 2026 में हाई कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया है। तो आखिर तरुण तेजपाल कौन है, तहलका क्या है और नवंबर 2013 की उस रात गोवा के 5 स्टार होटल में ऐसा क्या हुआ था जिसने भारतीय मीडिया जगत को झकझोर दिया? तरुण तेजपाल अपने दौर के चर्चित इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट में गिने जाते हैं। साल 2000 में उन्होंने तहलका की शुरुआत की। इसके 1 साल बाद 2001 में ऑपरेशन वेस्ट एंड नाम के स्टिंग ऑपरेशन ने डिफेंस डील्स में कथित करप्शन का खुलासा किया और देश के पॉलिटिक्स में सच में तहलका मचा दिया। इस खुलासे ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की NDA सरकार को हिला दिया और तहलका को भारत के प्रमुख मीडिया इंस्टीट्यूशंस में से एक के रूप में स्थापित कर दिया। पत्रकारिता के अलावा तरुण तेजपाल एक ऑथर भी हैं। उन्होंने 3 नॉवेल्स लिखे हैं और लंबे समय से देश के सबसे पॉपुलर एडिटर्स में उनकी गिनती होती रही है। लेकिन साल 2013 में अपनी ही एक जूनियर महिला एम्प्लॉय के द्वारा लगाए गए सेक्सुअल हरासमेंट के आरोपों ने उनके पूरे करियर को पूरी तरह तबाह कर दिया। जब आरोप खुद तरुण तेजपाल पर लगे तो मामला सिर्फ एक क्रिमिनल केस का नहीं रहा, बल्कि इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी और एथिक्स पर भी बड़ा सवाल बन गया। नवंबर 2013 में गोवा के ग्रैंड हयात होटल में तहलका का एनुअल थिंक फेस्टिवल आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में देश और विदेश की कई नामी हस्तियां शामिल थीं। इसी प्रोग्राम के दौरान तहलका की एक जूनियर महिला जर्नलिस्ट ने आरोप लगाया कि 7 और 8 नवंबर को होटल की लिफ्ट के अंदर तरुण तेजपाल ने उन्हें सेक्सुअली हरास किया। शिकायत के मुताबिक उन्होंने लिफ्ट को जानबूझकर रोक कर रखा और महिला की इच्छा के खिलाफ उनके साथ जबरदस्ती की। घटना के बाद महिला जर्नलिस्ट ने तहलका की तत्कालीन मैनेजिंग एडिटर शोभा चौधरी को एक ईमेल भेजकर पूरी घटना की जानकारी दी। ये ईमेल सामने आने के बाद मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी NCW ने सुओ मोटो संज्ञान लिया और गोवा पुलिस ने FIR दर्ज की। इस मामले में जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। विवाद बढ़ने के बाद तरुण तेजपाल ने शोभा चौधरी को एक ईमेल लिखा। इसमें उन्होंने इस घटना को एक बैड लैप्स ऑफ जजमेंट और ऑफुल मिसरीडिंग ऑफ सिचुएशन बताया। उन्होंने दावा किया कि वो विक्टिम से माफी मांग चुके हैं और खुद को 6 महीने के लिए तहलका से अलग करने का फैसला किया है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, तरुण तेजपाल का कानूनी पक्ष बदल गया। उन्होंने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो आपसी कंसेंट से हुआ। उन्होंने जांच एजेंसी से होटल के CCTV फुटेज की जांच करने की मांग की और ये दावा किया कि उससे घटनाक्रम की सही तस्वीर सामने आएगी। इसके बाद निचली अदालत में चले पूरे मुकदमे के दौरान भी तरुण तेजपाल ने खुद को निर्दोष बताया। उनका कहना था कि उनके खिलाफ दर्ज मामले पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और उन पर लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। साल 2018 में इन कैमरा ट्रायल के रूप में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। करीब 3 साल तक चली सुनवाई के बाद 21 मई 2021 को गोवा के मुपासा में एडिशनल सेशन कोर्ट ने तरुण तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूशन अपने आरोपों को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित नहीं कर पाया। इसी आधार पर सभी आरोपों से उन्हें राहत दे दी गई।
अपने 527 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने कंप्लेनेंट के बयानों में कॉन्ट्राडिक्शंस का जिक्र किया। अदालत ने सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और गवाहों के बयानों का हवाला देते हुए ये भी कहा कि एविडेंस अपराध साबित करने के लिए काफी नहीं है। फैसला आने के बाद तरुण तेजपाल ने कहा कि पिछले 7.5 साल उनके और उनके परिवार के लिए बेहद कठिन रहे और इस मामले ने उनके प्राइवेट, प्रोफेशनल और पब्लिक लाइफ को प्रभावित किया। उन्होंने ये भी कहा कि अब उनका परिवार अपनी टूटी हुई जिंदगी को फिर से संभालने की कोशिश करेगा। तरुण तेजपाल ने अपने वकील राजीव गोम्स को भी श्रद्धांजलि दी, जिनकी इस फैसले से कुछ दिन पहले कोविड-19 के कारण मौत हो गई थी। लेकिन ये फैसला आते ही विवाद शुरू हो गया। कई लीगल एक्सपर्ट्स और विमेन राइट्स एक्टिविस्ट ने ट्रायल कोर्ट में फैसले पर सवाल उठाए। इसके बाद गोवा सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दे दी। सरकार का तर्क था कि निचली अदालत ने सबूतों का सही इवैल्यूएशन नहीं किया, कई महत्वपूर्ण तथ्यों को इग्नोर किया और कंप्लेनेंट की गवाही को गलत तरीके से परखा। करीब 5 साल तक चली सुनवाई के बाद 6 अगस्त 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने 2021 में सेशंस कोर्ट के दिए गए फैसले को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को आईपीसी की धारा 376(2)(f) और धारा 376(2)(k) के तहत दोषी ठहराया। इसके अलावा उन्हें सेक्शन 354(a) और सेक्शन 354(b) के तहत महिला पर हमला कर उसकी गरिमा भंग करने के अपराध में भी दोषी पाया। अदालत ने माना कि प्रेजेंट किए गए एविडेंस दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। इसी आधार पर निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया। इन धाराओं के तहत उन्हें 10 साल की सजा सुना दी गई। प्रोसिक्यूशन की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दोषी ठहराए जाने के बाद तरुण तेजपाल को तुरंत जुडिशियल कस्टडी में ले लिया जाना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने तुरंत गिरफ्तारी के आदेश नहीं दिए। अदालत ने तरुण तेजपाल को पहले 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद उनके वकीलों ने अपील की। अब हाईकोर्ट ने इस अवधि को 4 हफ्ते में बदल दिया है। अब तरुण तेजपाल को 4 हफ्तों के भीतर सरेंडर करना पड़ेगा, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब ये समझते हैं कि तरुण तेजपाल के पास कौन से कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं। कानून के मुताबिक तरुण तेजपाल इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। उनके वकीलों ने ये साफ कर दिया है कि वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन यानी SLP दाखिल करेंगे। तो बिल्कुल नाखुश हैं इस जजमेंट से। हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो मटीरियल था, एविडेंस था, उसको अप्रिशिएट नहीं किया है, तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बताते रहेंगे कि क्या होगा। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि वो इस मामले की सुनवाई के लिए पिटीशन स्वीकार करता है या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा देता है तो तेजपाल को तत्काल राहत मिल सकती है, लेकिन अगर कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिलती तो हाई कोर्ट का आदेश लागू रहेगा और तरुण को सरेंडर करना पड़ेगा। इस मामले ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि अगर हाई कोर्ट को लगे कि सबूतों का सही इवैल्यूएशन नहीं हुआ है तो वो निचली अदालतों के फैसले को पलट सकती है। लेकिन ये फैसला इंडियन जुडिशियल सिस्टम के लिए कई अहम सवाल भी छोड़ जाता है। साल 2013 में दर्ज हुआ मामला 2026 में जाकर हाई कोर्ट के फैसले तक पहुंचा, यानी एक मामले को जुडिशियल प्रोसेस के इस लेवल पर पहुंचने में करीब 13 साल लग गए। ये सवाल सिर्फ एक केस का नहीं है, बल्कि पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तेजी का भी है। दूसरा सवाल पावर, इन्फ्लुएंस और अकाउंटेबिलिटी का है। तरुण तेजपाल कभी देश के सबसे प्रभावशाली एडिटर्स में गिने जाते थे। उनकी पहचान सत्ता से सवाल पूछने वाले जर्नलिस्ट की थी, लेकिन आखिरकार उन्हीं पर लगे आरोपों की जांच हुई और हाई कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया। ये फैसला इस प्रिंसिपल को भी रेखांकित करता है कि कानून के सामने किसी व्यक्ति की पहचान नहीं बल्कि सबूतों का महत्व होता है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है या नहीं और वहां इसका क्या नतीजा निकलता है, ये आने वाले समय में साफ होगा। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।